हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी की और उसमें टॉपिक है इंटरस्टेट रिलेशन और अंतर्राज्यीय संबंध के जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। और इसमें आज की क्लास में हमारे टॉप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है उसके बारे में कवर करेंगे हम। और कंप्लीट क्लास है जो ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए आज की क्लास रहेगी। और इस टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों को न्याय निर्णय से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ऑप्शन में है ए आर्टिकल 260 और बी ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 261 और सी ऑप्शन है आर्टिकल 262 और डी ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 263। तो इसका जो पहले का सी ऑप्शन राइट होगा, नहीं, आर्टिकल 262 है जो है अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय से अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 262। पहले क्लास ली हमने वो ली थी जो है सेंटर स्टेट रिलेशन, जो केंद्र और राज्य संबंध, और ये है अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंध यानी इंटर स्टेट रिलेशन, जो राज्य और राज्य विवादों के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1956 में, सी ऑप्शन है हमारा जो है 1962 में, डी ऑप्शन है 1971 में। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। 1956 के तहत जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में संसद ने किया था। किसने करा था? संसद ने। यह आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है केंद्र सरकार, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है हमारा संसद। तो ऑप्शन बी राइट होगा। केंद्र सरकार ये अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधिकरण को सौंपे गए अंतर्राज्यीय जल विवाद पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में और बीपीएससी 2022 में आया है। यहाँ ऊपर मैंने हेडलाइन में ही क्वेश्चन दे दिया ताकि आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही समझ सको। और मैं इसको बार बार यहाँ से ऊपर पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा कि यूपीएससी में आया वो आया, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाता है और टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम टाइम में इतने क्वेश्चन कवर करना और आपको साथ में समझाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो मेहनत लगती है। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखोगे तभी इस क्लास का आपका समझ आएगा। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधिकरण को सौंपे गए अंतर्राज्यीय जल विवाद पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है? तो ये ऑप्शन है हाँ, इसके पास अपीलीय अधिकार है। और बी ऑप्शन है नहीं, न तो सर्वोच्च न्यायालय और नहीं किसी अन्य अदालत का अधिकार क्षेत्र है। और सी ऑप्शन है हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति से। डी ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। नहीं, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है किसी न्यायाधिकरण को सौंपे गए अंतर्राज्यीय जल विवाद पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य अदालत का अधिकार क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के नियम और विकास के लिए नदी बोर्ड अधिनियम रिवर बोर्ड एक्ट जो है कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, सी ऑप्शन 1956 में और डी ऑप्शन है हमारा 1960 में। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। रिवर बोर्ड एक्ट है हमारा जो रिवर बोर्ड एक्ट कब बना था? 1956 में। कब बना था? 1956 में जो हमारा रिवर बोर्ड बना था। और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, साथ में आप प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है? यानी कौन सा जो आर्टिकल है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन इसमें है, ए ऑप्शन है अनुच्छेद 260, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 261, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 262, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 263। तो जो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, यानी अनुच्छेद जो 263 है उसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो है बी ऑप्शन राष्ट्रपति हमारा राइट ऑप्शन है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापित करने की संवैधानिक शक्ति ओनली फॉर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की औपचारिक स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? यानी अंतर्राज्यीय परिषद की औपचारिक स्थापना है जो किस कमेटी ने सिफारिश की थी उसके तहत की गई थी? तो ऑप्शन है सरकारी आयोग, बी ऑप्शन है पुंछी आयोग, सी ऑप्शन है राजमनार समिति और डी ऑप्शन है कोठारी आयोग। तो कौन सा आयोग था? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने क्या बोला था कि अंतर्राज्यीय परिषद की औपचारिक स्थापना की जाए, अंतर्राज्यों की जो है इनकी स्थापना की जाए अलग से। याद रखना, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग 1990। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन, यानी प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं बताना आप उसका? उपाध्यक्ष जो होते हैं जो सर्कल जो मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ के, उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद के। ये सभी राज्यों के निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं है? ये ऑप्शन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, डी ऑप्शन है विधानसभा वाले राज्य का राज्यपाल। तो ऑप्शन डी, विधानसभा वाले राज्य का राज्यपाल जो होता है इसका सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद की वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष में कितनी बार बैठक होनी चाहिए? तो एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार?
कितनी बार होनी चाहिए? तो 3 बार कम से कम जो है अंतर्राज्यीय परिषद की एक साल में, एक वर्ष बराबर 3 बार बैठक होनी चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन है? यानी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो इसका जो है ऑप्शन बी राइट होगा। नहीं, केंद्रीय जो गृह मंत्री है वो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल्स है वो कौन सी है? यानी ए संवैधानिक निकाय है, बी ऑप्शन वैधानिक निकाय, सी ऑप्शन है गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, डी ऑप्शन है न्यायिक निकाय है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नहीं, वैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है और नहीं न्यायिक निकाय और नहीं गैर वैधानिक, ये एक वैधानिक निकाय है। और भारतीय की क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल क्या है? वैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अधिनियम है उसके तहत जो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो ए ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन नियम 1956 और बी ऑप्शन है हमारा अंतर्राज्यीय परिषद अधिनियम 1990, सी ऑप्शन है क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1962, डी ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की थी अंतर्राज्यीय पुनर्गठन में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मूल रूप से कितनी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी? यूपीपीसीएस और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन है 7। तो कितनी जो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी वो थी हमारी 5, यानी 5 जो है क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। कब बनाई थी? 1956 में, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवीनतम स्थापित क्षेत्रीय परिषद कौन सी है? ये ऑप्शन है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, बी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, सी ऑप्शन है मध्य क्षेत्रीय परिषद, डी ऑप्शन है पूर्वोत्तर परिषद। तो कौन सी है इसमें? इसका डी ऑप्शन होगा। यानी जो है सबसे नवीनतम है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, जो हमारे पूर्वोत्तर परिषद जो है क्षेत्रीय परिषद है नवीनतम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर परिषद संसद के एक अलग अधिनियम द्वारा किस वर्ष बनाई गई थी? तो ए ऑप्शन 1956, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1985, डी ऑप्शन 1992। तो पूर्वोत्तर परिषद संसद के एक अलग अधिनियम द्वारा जो बनाई गई थी वो थी हमारी बी ऑप्शन 1971 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सभी क्षेत्रीय परिषद का सामान्य अध्यक्ष कौन होता है? तो ए ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो जो क्षेत्रीय परिषदों का सामान्य अध्यक्ष जो होता है वो है हमारा केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सामान्य अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, याद रखना। प्रधानमंत्री नहीं होता है, ध्यान रखना। और इंटर स्टेट रिलेशन का कौन होता है? यानी जो सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र और राज्य के संबंध में उन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, उसका आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? क्षेत्रीय परिषद के रूप में ए ऑप्शन केंद्रीय गृह सचिव, बी ऑप्शन रोटेशन द्वारा क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है मेजबान राज्य के राज्यपाल, सी डी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। यानी रोटेशन द्वारा क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? डी ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। बताओ कौन नहीं है? मध्य प्रदेश, एमपी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो ए ऑप्शन राइट होगा। उत्तर प्रदेश जो है हमारे मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, यूपी यानी मध्य का कौन सदस्य नहीं है? यूपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो जो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है डी ऑप्शन, यानी उड़ीसा जो है मध्य दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य जो है उड़ीसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरे भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ऑप्शन है ए आर्टिकल 301, 302, 303, 304। तो ये ऑप्शन राइट होगा। आर्टिकल 301 के तहत जो है पूरे भारत के क्षेत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। किसके तहत? 301 के तहत आर्टिकल, याद रखना। संविधान के किस भाग में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान है? कौन से भाग में? ऊपर तो आर्टिकल था, इसमें भाग, यानी किस भाग में? भारत के क्षेत्र में कहीं भी आप व्यापार, समागम, वाणिज्य और कुछ भी कर सकते हो। आर्टिकल भाग 11, भाग 12 और भाग 13 और भाग 14 किसमें? बताओ कमेंट सेक्शन में। भाग जो है 13 कौन सा में है? भाग 13 में जो है भारत के भीतर आप व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक हित में राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ए ऑप्शन है संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद।
तो ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। संसद जो है सार्वजनिक हितों में राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल उस राज्य के साथ व्यापार की स्वतंत्रता पर उस प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये ऑप्शन है नहीं, कभी नहीं। बी ऑप्शन है हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ। सी ऑप्शन है हाँ, साधारण बहुमत से मतदान द्वारा। बी ऑप्शन है हाँ, संसद की अनुमति से। बी ऑप्शन राइट है हमारा, हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ जो है विधानमंडल उस राज्य के साथ व्यापार की स्वतंत्रता पर उस प्रतिबंध लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 303 के तहत संसद व्यापार और वाणिज्य के मामलों में राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। अभी जैसे मामला चल रहा है महाराष्ट्र वाला, मुंबई वाला, जैसे कि मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया गया था वहाँ के लोगों ने, और कुछ पार्टी ने राजनीति के लिए इसमें ये जहर घोल दिया था। तो ये साउथ में भी, जैसे तमिलनाडु में भी कुछ टाइम पहले हुआ था, और ये चीज़ें होती रहती है। ये राजनीति के लिए होती है मोस्टली, जो इसमें जो है आग लगाते हैं लोग इसके बारे में, और भाषाई विवाद करवाने के लिए ये किया जाता है। तो इसमें जो प्रवासी जो व्यापारी होते हैं उनको परेशान किया जाता है मोस्टली। तो इसके बारे में जितने भी दे रखा है ये सारे जो क्वेश्चन है इस टाइप टॉपिक के बारे में ही है। तो एग्जाम में भी आने के चांसेस ज़्यादा रहता है जब कोई भी टॉपिक ट्रेंडिंग में रहता है। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 303 के तहत संसद व्यापार और वाणिज्य के मामले में राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन है भारत में किसी भी हिस्से में माल की कमी के मामले में। बी है राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में। डी है दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर। डी ऑप्शन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ये ऑप्शन, यानी भारत में किसी भी हिस्से में माल की कमी के मामले में जो है 303 के तहत संसद जो है व्यापार वाणिज्य के मामले में भेदभाव नहीं कर सकती। अगले क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे भारत में पूर्ण विश्वास और साख दी जाएगी? तो ये ऑप्शन है अनुच्छेद 360, 260 और 261, 262 और 268। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। आर्टिकल 261 यानी जो है इसके तहत ही सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यों के बारे में पूर्ण विश्वास और साख दी गई है। 261, कौन सा आर्टिकल? 261, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किसी भी हिस्से में दीवानी अदालतों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय आदेश भारत में कहीं भी निष्पादन योग्य है? तो इसका ए ऑप्शन है आर्टिकल 261(3) के तहत। बी ऑप्शन है 232, सी ऑप्शन है 142 और डी ऑप्शन है 256। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है ए ऑप्शन, यानी आर्टिकल 261(3) के तहत जो है भारत किसी भी हिस्से में दीवानी अदालत द्वारा दिए गए निर्णय भारत में कहीं भी निष्पादन योग्य है। अगले क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? यूपीएससी और एमपीपीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखते रहना साथ में कि कौन सा एग्जाम में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, और इस चीज़ों को मैंने साइड में ही नोट कर लिया है। तो कावेरी जल विवाद के न्यायाधिकरण के लिए जो राज्य शामिल है वो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। बी ऑप्शन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। डी ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ये ऑप्शन राइट होगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। केकेटीपी, कावेरी जल मतलब केकेटीपी। कौन से राज्य शामिल है? केकेटीपी मतलब कावेरी जल विवाद। अगला, कृष्ण जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन शुरू करने के बीच विवादों का सुलझाने के लिए क्या किया गया था? कृष्णा का जल विवाद था, इसके न्यायाधिकरण का गठन शुरू करने के बीच विवादों को सुलझाने के लिए क्या किया गया था? तो ये ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सी ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। किन के बीच विवादों को सुलझाने के लिए क्या किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनके बीच में जो है विवाद सुलझाया गया था कृष्णा जल विवाद के मामले में। और अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधानों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त प्राधिकरण नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो ये ऑप्शन है 302, बी ऑप्शन है 303, सी ऑप्शन है 305 और डी ऑप्शन है 307। तो हमारा जो है डी ऑप्शन राइट होगा, यानी आर्टिकल 307 के तहत जो है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावी और ब्याज जल न्यायाधिकरण का गठन मुख्य रूप से किन से जुड़े विवादों के लिए किया गया था? तो ये ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बी ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और डी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, पंजाब। तो ऑप्शन ए राइट होगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है रावी और ब्याज जल न्यायाधिकरण का गठन मुख्य रूप से जुड़े विवाद पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत न्यायाधिकरण का निर्णय है? तो ये ऑप्शन है पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी। बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में अपील के अधीन। सी ऑप्शन है संसद द्वारा अनुमोदन के अधीन। डी ऑप्शन है प्रकृति के सलाहकार। तो राइट ऑप्शन है ये हमारा, पार्टियों में अंतिम और बाध्यकारी जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत न्यायाधिकरण का निर्णय है। क्या अंतर्राज्यीय परिषद का एक स्थायी संवैधानिक निकाय है? तो ये यूपीएससी और यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ। बी ऑप्शन नहीं, राष्ट्रपति से स्थापित करने और उन्हें लगे कि इससे जनहित की पूर्ति होगी। सी ऑप्शन है हाँ, संविधान लागू होने के तुरंत बाद स्थापित। और डी ऑप्शन नहीं, एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी नहीं, राष्ट्रपति से तब स्थापित कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि इस जनहित की पूर्ति होगी, इससे जनहित की पूर्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सहकारी संवाद और अंतर्राज्यीय समन्वय को बढ़ावा देता है लेकिन गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक है? एमपीपीएस 2022 और बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय परिषद, सी ऑप्शन है नीति आयोग और डी ऑप्शन है वित्त आयोग। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? सी ऑप्शन, यानी नीति आयोग। नीति आयोग जो है राइट ऑप्शन है इसका।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद में बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ए ऑप्शन प्रशासक या उपराज्यपाल, बी है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है सीधे राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो जो ए ऑप्शन राइट होगा, प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर जो एलजी है, वो ही जो बिना जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ए ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन है 1969 और डी सी ऑप्शन 1986 और डी ऑप्शन है 1990। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो राइट है गोदावरी जल विवाद का? तो बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, 1969 जो है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1969। अगले क्वेश्चन है वंश धारा जल विवाद न्यायाधिकरण किन दो राज्यों के बीच विवाद से संबंधित है? ए ऑप्शन है ओडिशा और छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है ओडिशा और आंध्र प्रदेश और सी ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है बी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जो है वंशधारा जल विवाद। वंशधारा जल विवाद किसके किन दो राज्यों के बीच में था? वंशधारा ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओ आ मतलब वंशधारा मतलब ओ आ किसके बीच? ओडिशा और आंध्र प्रदेश दो राज्यों के बीच जल विवाद, वंशधारा जल विवाद, याद रखना। अगला क्वेश्चन है महादायी जल विवाद वंशवाद किसके पास था? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओ महादायी जल विवाद किनके न्यायाधिकरण के महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण मुख्य रूप से किन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया था? महादायी किन के बीच जो विवाद था वो सुलझाने के लिए बनाया गया था? तो ए ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो जो इसका जो यूपीएससी और एमपीपीएससी में पूछा गया था, महादायी जल विवाद है और इसका जो ए ऑप्शन राइट होगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी जीकेएम। महादायी जल विवाद मतलब महादायी मतलब जीकेएम किन के बीच बना था? जीकेएम के बीच में सुलझाने के लिए बनाया गया था महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण किन के बीच बनाया गया था? गोवा और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस संविधान से ली गई है? कहाँ से ली गई है? ये ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है आयरलैंड। तो राइट ऑप्शन बताओ। जो व्यापार और वाणिज्य की हमारी स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एडॉप्ट की गई। अगला क्वेश्चन है क्या संसद ऐसे कर लगा सकती है टैक्स जो व्यापार और वाणिज्य के मामलों में राज्यों के बीच भेदभाव करे? तो जैसे ऑप्शन में हाँ हमेशा, बी ऑप्शन नहीं अनुच्छेद 303 द्वारा निषिद्ध है ये, सी ऑप्शन है हाँ राष्ट्रपति के अनुमति से, डी ऑप्शन है केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो ऑप्शन होगा बी राइट, नहीं अनुच्छेद 303 द्वारा ये निषिद्ध है, नहीं लगा सकती, राज्यों के बीच भेदभाव करेगा तो उसके बीच में अलग से ही वो विवाद खड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा निकाय न्यायिक प्रणाली के बाहर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है? ये ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद, बी वित्त आयोग, सी ऑप्शन है चुनाव आयोग, डी ऑप्शन है योजना आयोग। तो राइट ऑप्शन है ये हमारा अंतर्राज्यीय विवाद इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो हमारा एक निकाय न्याय प्रणाली के रूप में कार्य करता है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्यों के बीच कार्यकारी कार्यों का आपसी प्रत्यायोजन किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 245, 246, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 258, 258 ए, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 262 और 263, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 301, 302। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो है बी ऑप्शन, यानी आर्टिकल 258 और आर्टिकल 258 जो है केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी कार्यों को आपसी प्रत्यायोजन जो है 258 और 258 ए के तहत प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संघ और कार्यकारी कार्य को उसकी सहमति से किस राज्य सरकार को कौन सौंप सकता है? तो ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है संसद और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए राइट है राष्ट्रपति, यानी संघ और कार्यकारी कार्य को सहमति से किसी राज्य सरकार को सौंप सकता है वो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 258 ए के तहत राज्य का राज्यपाल किसकी सहमति से राज्य के कार्यकारी कार्य को केंद्र सरकार को सौंप सकता है? तो ए ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, बी ऑप्शन है भारत सरकार, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा राइट होगा? भारत सरकार, यानी अनुच्छेद 258 ए के तहत राज्य का राज्यपाल जो है भारत सरकार की सहमति से राज्य की कार्यकारी कार्यों को केंद्र सरकार को सौंप सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक राज्य दूसरे राज्य में अपराधी का प्रत्यार्पण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? यूपीसी और यूपीसी पूछा गया क्वेश्चन है। ये मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशित तत्व, सी अंतर्राज्यीय सौहार्द यानी इंटर स्टेट कमिटी और डी है राज्य, यानी तो इसका जो राइट ऑप्शन है 47 का सी ऑप्शन राइट होगा। अंतर्राज्यीय सौहार्द जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में अपराधी का प्रत्यार्पण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वो है इंटर स्टेट कमिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी जो क्षेत्रीय परिषद है तो जोनल काउंसिल है, इनका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रों के बीच में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है सामान्य संसद के रूप में कार्य करता है, सी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना, डी ऑप्शन है संवैधानिक गतिरोध का हल करना। तो जो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना ये जोनल काउंसिल का काम है। इसका काम है जोनल काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? ये ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है हमारा लद्दाख।
ये ऑप्शन है लद्दाख। तो इसका जो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय के रूप में कार्य करता हुआ है, जैसे दिल्ली। ऑप्शन में कौन सा है? दिल्ली। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का विषय 7वीं अनुसूची के किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये ऑप्शन है जो यूनियन लिस्ट है, जो एंट्री 42 और यानी प्रविष्ट 42, और बी ऑप्शन है स्टेट लिस्ट एंट्री 26, और सी ऑप्शन है कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री 33, डी ऑप्शन है जो है रेजिडियरी लिस्ट। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए, यानी यूनियन लिस्ट है। इसके तहत अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का विषय 7वीं अनुसूची के किसी भी लिस्ट में जो है शेड्यूल में दी गई है ये। तो ये आज की क्लास यहीं तक थी। हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पॉलिटी कहीं से भी पढ़ी हो और कंप्लीट हमारी सीरीज से प्रैक्टिस कर ली हो, तो अगर पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेगा आपका। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और ऐसे ही अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई क्लास।